नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती पर रविवार को गांधी मैदान में जिला स्तरीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक नृत्य व बाजे गाजे के बीच जनता का अभिवादन स्वीकार किया और शासकीय विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। दीप प्रज्वलन और राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलेक्टर BS उइके ने जिले की उपलब्धियां प्रस्तुत की। मंत्री बघेल ने कहा कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था, तब एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था आत्मनिर्भरता, समृद्धि और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का। इन 25 वर्षों में हमारा राज्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, नृत्य, गीत, कला और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की माटी, बोली और लोग जीवन में अपनापन झलकता है। राज्योत्सव हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, लोक कला को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को हमारी पहचान से अवगत कराने का सुनहरा अवसर है। की बेहतरी के लिए विकास कार्यों को पूरा गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को राज्योत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय जवान जय छत्तीसगढ़। और पूरे हमारे गरियाबंद जिला वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां वर्ष पूरा हुआ है। धान खरीदी की तैयारी के बीच प्रदेश भर के सहकारी समिति कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। दुर्ग के मानस भवन के पास संभाग स्तर के हजारों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियमित वेतन, 12 माह का भुगतान और आउटसोर्सिंग बंद कर कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित किया जाए। साथ ही पिछली खरीदी की सुखद राशि और परिवहन में देरी से होने वाली समस्याओं का समाधान भी किया जाए। जिला अध्यक्ष यशवंत ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिला उपाध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि कैबिनेट में स्थायी बजट का प्रावधान और समितियों को 3 रुपए प्रति लाख अनुदान के दिए बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। इस पर कलेक्टर विजय सिंह ने कहा कि कुछ मांगे राज्य स्तर की है और सरकार समाधान पर विचार कर रही है। हम लोग 4 सूत्रीय मांग को लेकर आज धरने पे आए हैं सर। इसके पहले भी 24 तारीख को 1 दिवसीय किए थे, 28 तारीख को भी 1 दिवसीय किए थे, अब 3 तारीख को अनिश्चितकालीन आंदोलन पे लेके आए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक वापस नहीं होंगे। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं मान रही है? अब क्यों नहीं मान रही तो वो जाने सर, हम लोग को क्या पता। हम लोग तो मांग जो कर रहे हैं वो तो जायज है, हम लेके ही रहेंगे। घर परिवार अब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? पहले भी तो ले दे के चल रहा था, अभी भी चल रहा जैसे चलेगा वैसे, पर मांग पूरी हो जाना चाहिए। धान खरीदी कैसे होगी, कैसे चलेगी, ये शासन जाने, प्रशासन जाने। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि दुर्ग में आकर यहाँ पर बैठे अपने घर बार को छोड़कर, ऑफिस कार्यालय को छोड़कर। तो हमारी जो मांग है, जो विगत वर्षों से लंबित है, उन मांगों को यदि ये पूरा कर देते तो आज यहाँ पर हमको हड़ताल में नहीं आना पड़ता। अब रही बात धान खरीदी कैसे चलेगी, धान खरीदी की व्यवस्था शासन की तरफ से जब उनके जो अनुविभागीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो सब करें। उनके पास और विभाग हैं, उनसे कराएं। जैसे ऑपरेटरों की रही बात, अगर उनको लगता है कि ऑपरेटर दोषी है धान खरीदी के जो कार्य में, तो उनके पास बहुत सारे विभाग के ऑपरेटर हैं, उनको 1 साल के लिए उनको हमारे जगह रख दे और हमको उनके जगह रख दे। तब जाके शासन को पता चलेगा कि वाकई में धान खरीदी में क्या विसंगतियां हैं। शासन को अभी तक ये नहीं मालूम है कि धान में क्या क्या कठिनाइयां होती खरीदी के दौरान और किसानों को कैसा फेस करना पड़ता है। आपके पास 5000 रुपए करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ शासन के पास, तो धान खरीदी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए कितनी खर्चे हैं आपके पास? केवल अगर ऑपरेटर का वेतन दे रहे हैं आप, तो आप मुश्किल से आपको 60 करोड़ सालाना खर्चा देना पड़े। उसमें भी आपको तंगई आ गई कि आप 12 माह का वेतन 6 माह कर दिए और 6 माह करने के बाद अभी भी उनका मंशा साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी केवल 6 माह के लिए लिखा है। लेकिन हमको ऐसा देख कर नहीं लगता कि आगे वो आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग है कोई दिल्ली वाला है, कोई मुंबई वाला है, कोई गुजरात वाला है, तो ऐसे देखकर तो ये लगता है कि उनके रिश्तेदार हैं ये आउटसोर्सिंग के जो टेंडरकार हैं। तो हमको यही चाहिए कि जो साथी काम कर रहे हैं उनको समय पर वेतन मिले, चाहे कर्मचारी हो चाहे ऑपरेटर हो, सबको समय पर वेतन मिले और पूरा 12 माह वेतन मिले। जैसे अन्य विभागों को त्यौहार के समय पहले मिल जाता है, वैसे हमको भी मिलना चाहिए। सारी सुविधाएं जो शासन की तरफ से, यदि हम शासन के काम कर रहे हैं, चूंकि विभाग शासकीय नहीं है, काम देखोगे, आदेश देखोगे तो पूरा शासन का है, इसलिए हम भी अपने आप को देखने वाले भी और हम भी मानते हैं शासकीय कर्मचारी ही हैं। बस संस्था अलग है, थोड़ा सा विभाग बनाने की देरी है और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की देरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कैबिनेट में फैसले लाए और हमारे लिए समस्त कर्मचारियों के लिए विभाग तय करके एक स्थिर बजट का प्रावधान करें, जिससे हमारी वेतन का लालन पालन हो सके और हम सब अपने जो अन्य कर्मचारी विभाग के जैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते वैसे कर सके। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में प्रभावित होगी। ये दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग के 7 जिले के
हम पूरे वही कर्मचारी हैं जो धान खरीदी के पूरे जो व्यवस्था को हम लोग संभालते हैं। हमारे कंधों पर ही पूरी भार रहती है। हमारी जो मांग है विगत 2-3 सालों से लगातार हमारी जो मांग है चल रही है। 4 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रमुख एक मांग है धान खरीदी के सुखद के संबंध में, जिसे हम काफ़ी पीड़ित हैं। पूरा 2739 खरीदी केंद्रों में सरकार धान खरीदी करवा लेती है, लेकिन समय पर परिवहन नहीं कराती, बल्कि बीच बीच में कई प्रकार के आदेश और निर्देश दे करके हमको और दिग्भ्रमित करने का, परेशान करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष हैं विनोद जायसवाल जी। पहले हम लोग अलग अलग संगठन में काम करते थे, तो ये दोनों के कंधे में सरकार जो है बंदूक रख के चलाती थी एक दूसरे के ऊपर और अपना काम निकाल लेती। इस बार पूरा प्रदेश में दोनों संगठन हम एक साथ, एक छत के नीचे एक साथ हम आंदोलन कर रहे हैं। उसका बड़ी कारण है, सरकार जो है 2739 खरीदी केंद्रों में हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर साथी जो नियुक्त किए हैं, जो समितियों में 15 से 17-18 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनके स्थान पर मैं तो ये आरोप लगाऊंगा सरकार के ऊपर कि ये अपने चहेतों का कंपनी बनाकर आउटसोर्सिंग भर्ती करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उस पुरजोर विरोध करने के बनिस्बत ये हुआ कि सरकार ने यू टर्न लेते हुए अभी आउटसोर्सिंग के जो कंप्यूटर के ऑपरेटर के साथी हैं उनको नहीं भर्ती करने का निर्णय ले लिया। तो ऐसा क्यों करते हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत अब ये उनके साथ ये है कि अब उनको ये कहा जा रहा है कि हम 6 महीने का वेतन देंगे। मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा विभाग है आपके पास? ऐसा इतने सारे विभाग चलाते हैं आप, ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें आप उनको साल भर काम कराएंगे और 6 महीने का वेतन देंगे? ये कहाँ का न्याय है? और वो भी जो 17 से 18 साल तक आपके संस्था में काम किए हैं, उसको आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे, निकाल देंगे? ये बताइए, 15 तारीख से धान परिवहन की बात जो सरकार कर रही है, हाँ, खरीदी करने खरीदी, तो आप लोग क्या समर्थन में कि विरोध करेंगे? देखिए, हमारी मांग जो है सुखद को लेकर है। सरकार हमको सुखद, जैसे पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक हुई, हमको लिखित में भी दिया गया, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। उसी के नतीजा है बनिस्बत हम लोग आज हड़ताल में हैं। अगर वो पालन होता तो हम हड़ताल में नहीं आते। कब तक बैठेंगे? ये जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी और कैबिनेट में जब तक निर्णय नहीं होता, चाहे 15 तारीख भी। बिल्कुल 15 तारीख तक। और हम एक चीज़ और बोल रहे हैं आपको, सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला, आपने वीडियो देखा भी होगा, माननीय जो डिप्टी सीएम है अरुण साहू जी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया था कि इस बार हम पूरे प्रदेश के 2739 खरीदी केंद्रों में हमारे जो प्रशासन के जो अनुभाग स्तर के अधिकारी है वो धान की खरीदी करेंगे। हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन आप उनको कितनी जवाबदारी के साथ वहाँ पर भेज रहे हैं? क्या उनसे खरीदी होगी? धान नहीं सूखेगा, नहीं सूखेगा तो सोसाइटी को आर्थिक नुकसान जो हो रहा है। अब हमको सोसाइटी को धान खरीदी के लिए कमीशन मिलता है, वो सुखद के एवज में कमीशन को काट लिया जाता है। तो ये सारे जो कर्मचारी हम हैं, उसी कमीशन के बेस में हम लोग काम करते हैं और उससे हमको तनख्वाह मिलता है। इस बात को पहले समझना पड़ेगा आपको। हम लोग को गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, गवर्नमेंट अपने बजट से हमको वेतन नहीं देती, हम कमीशन पर जीते हैं, उस कमीशन से हमारा जो है रोजी रोटी चलता है। दुर्ग के खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल स्टेडियम परिसर में खुली शराब दुकान के विरोध में आज वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कलेक्टर अभिजीत सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने जनदर्शन में ज्ञापन सौंपते हुए शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की। पार्षद यादव ने कहा कि स्टेडियम परिसर में शराब दुकान खुलने से बच्चों की खेल गतिविधियों और महिलाओं की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। यह स्थान खेलकूद के लिए आरक्षित है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ वे खेलो इंडिया नहीं, शराब पी लो इंडिया लिखी टी-शर्ट पहनकर विरोध जारी रखेंगे। कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रहवासियों ने मांग की कि दुकान को आवासीय और खेल क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कलेक्टर साहब से ये शराब भट्टी हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोले। वहाँ से मसान घाट 500 मीटर की दूरी पे है। हम उनको आश्वासन दिए कि वहाँ पर शराब भट्टी खोल दीजिए। या कॉलोनी है या खेल परिसर है, उसमें हमारी महिलाएं भी खेल परिसर में आती हैं। वहाँ पर प्रोग्राम भी होते हैं, दशहरा का प्रोग्राम, बच्चों का खेलने का प्रोग्राम, सब प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर महिलाएं भी सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाती हैं। उसके बाद भी खेल परिसर के अंदर पहली बार ऐसा सुनने में आया कि खेल परिसर के अंदर दारू भट्टी खुलती है। ये शासन का है। वातावरण कैसा है? वहाँ का वातावरण बहुत ही गंदा हो गया, जो कि एक डबरा पारा चौक था, जो कि हमारे आने जाने की साधन एक वही था। उस चौक पर असामाजिक तत्व इतने हो गए, इतने चकने सेंटर खुल गए कि वहाँ पर अकेली महिलाएं आने जाने के लिए बहुत डरने लग गई है। हाँ, और वहाँ और हमारे कॉलोनी के अंदर दारू पी के लोग उधर से निकलते हैं जी रोड में जाने के लिए, तो इतनी स्पीड से इतने गाड़ी को लहराते हुए चलाते हैं कि बच्चे को घर से निकालने में भी डर लगने लग गया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग घर में ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालें।
जी, हमने फिर से कलेक्टर साहब से आज जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मांग की है। सभी कॉलोनी वासी, दीनदयालपुरम कॉलोनी है, वहाँ पर पॉस कॉलोनी, सभी निवासी जो कॉलोनी के निवासी हैं सभी लोग आए हैं साथ में, और हमने कलेक्टर साहब से बात की और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। और उन्हें कलेक्टर साहब को मैंने कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षण दिया है। तो उन कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि हम इन सभी चीज़ों की जांच करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस पर अमल करेंगे। भट्टी तो खुल गई, फिर अब उसको हटाना किस रूप में? जी देखिए, अगर भट्टी खुल गई है तो क्या हुआ, भट्टी खुल गई तो बंद भी हो सकती है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर उसको खोला गया है। तो न्यायालय का रास्ता भी खुला हुआ है अभी। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, और वहाँ भी कुछ है तब तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे। सभी लोग उसमें शामिल होंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर? जी, कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि हम इस जो बिंदु हमने उनको ध्यान आकर्षण कराया उसकी जांच करेंगे और जल्दी उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। और हमने एक जगह भी सजेस्ट की है कि सर वहाँ से 500 मीटर दूरी पे एक मुक्तिधाम है, डवरापारा मुक्तिधाम, उसके बाजू में 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो नजूल की खाली पड़ी है। तो शराब दुकान वहाँ भी संचालित हो सकती है। वहाँ किसी पर कोई रिहायशी इलाका नहीं, कोई बस्ती नहीं और कोई विरोध भी नहीं वहाँ पर। तो वो भी सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इस पर विचार करें। कब से बैठेंगे धरने पे? जी, अभी तो 12 तारीख को सामान्य सभा का निर्णय आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी गई कि निगम से एनओसी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईसी से पारित हुआ था प्रस्ताव, उसको सामान्य सभा में लाया गया। सामान्य सभा जो एमआईसी से बड़ी होती है, तो सामान्य सभा उस प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। इतना पावर सामान्य सभा के पास होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में, जब मैंने उसमें सामान्य सभा में विरोध किया था तो सभी पार्षदों ने मिलकर एक सुर में ये कहा था कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। तो जो अगली सामान्य सभा होगी उसमें ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रस्ताव है पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। प्रशासन इसमें दोषी पाते हैं? जी बिल्कुल, मैं निगम प्रशासन को इसमें दोषी मानता हूँ कि अभी इतनी आनंद फानन और इतनी जल्दीबाजी क्या जरूरत थी। जब सामान्य सभा का निर्णय, जब सामान्य सभा प्रकरण आ गया था तो उस निर्णय का इंतजार करना था, क्यों नहीं किया गया। और आपने यहाँ पर कमिश्नर साहब ने यहाँ पर, या कमिश्नर साहब ने, जिसने भी यहाँ पर जानकारी दी है कलेक्टर साहब को, तो ये गलत जानकारी दी, उनको गुमराह किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 1520 मतदान केंद्र हैं और 222 नए केंद्रों को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी मिली है। सभी बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। कलेक्टर ने मतदाताओं के नाम जोड़ने, सुधार और विलोपन के लिए जागरूकता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि इस अभियान से लोकतंत्र और सशक्त होगा। SIR के लिए गणना प्रपत्र प्रिंट करके BLOs को उपलब्ध कराए गए हैं। कल 4 नवंबर से एन्यूमरेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें BLO सभी मतदाताओं के घर घर जाएंगे और उनसे फॉर्म भरवा करके वापस प्राप्त करेंगे और फिर इन फॉर्मों को स्कैन करके अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। इसके उपरांत दावा आपत्ति का फेज रहेगा, जिसमें जिन मतदाताओं के नाम छूटे हैं, जिनके नाम पर कोई आपत्ति आती है, तो उनको ERO के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। उनकी सुनवाई करके फिर युक्तियुक्त आदेश उसमें पारित किया जाएगा और उसके बाद 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत है या नहीं? इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने जो मतदाता हैं उनका 2003 की सूची में उनका या उनके पूर्वजों के नाम की तलाश, हमने नाम को खोज लिया है, उनका मिलान कर लिया है, तो उनके डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, केवल उनसे फॉर्म में भरा करके लेना है। इसके अलावा जो मतदाता कहीं अन्य क्षेत्रों से आकर के बसे हैं, उनके केस में 2003 या 2002 अदर स्टेट से आए हैं, किसी स्टेट में 2002 में SIR हुआ है, तो वहाँ की सूची से उनका नाम ढूंढना होगा और ढूंढ करके उनके डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। कुल कितने जिले में मैन पावर लगे सर? बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे ज़िले में देखिए अभी आज की स्थिति में 1520 मतदान केंद्र हैं, तो उनके सभी के BLOs इसमें लगे हैं और इसके अलावा 222 नए मतदान केंद्रों पर भी भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तो जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा उसमें ये 222 मतदान केंद्र भी पृथक होंगे, तो उनके लिए भी हमने अतिरिक्त BLO की नियुक्ति कर दी है। वे BLO अभी वर्तमान में पुराने BLO के साथ ही कार्य करेंगे, लेकिन जब उनके नए ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा उसके बाद उनका पृथक से भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। घर घर BLO जाएंगे तो फ्रॉड की भी केसेस सामने आ सकते हैं कि कोई अनजान आदमी घर पहुंचता डिटेल लेंगे, ऐसी स्थिति नहीं, सभी BLOs को ID कार्ड दिए गए हैं, पहचान पत्र दिए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति, नागरिकों से अपील है कि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं। यदि वो बताता है कि मैं BLO हूं, तो उनसे आप उनका पहचान पत्र भी मांग सकते हैं। शहर की जर्जर सड़कों से परेशान लोगों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के जुना बिलासपुर में नागरिकों ने सड़क की
खराब हालत को लेकर मुख्य बाजार क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क बनाओ शहर बचाओ के नारे लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि महीनों से सड़क पर गड्ढे, धूल और कीचड़ से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सूचना पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पिछले एक साल से जिला बिलासपुर मुख्य मार्ग की सड़क बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। तोरवा से गांधी इधर आगे नेहरू चौक को जोड़ती है, सबसे पुरानी बस्ती है, प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है। उसके बाद शासन प्रशासन की, नगर के जिम्मेदार विधायक की, जनप्रतिनिधियों का किसी का ख्याल इस तरफ नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद इतनी खराब दुर्दशा और अव्यवस्था है सड़क को लेकर के। और जब हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय से भी मिले हैं, उनके संज्ञान में बात डाला गया है, दिवाली के बाद बनाने का आश्वासन मिला था। लेकिन होता यह है कि जहां अखबार में छपता है, आप लोग के माध्यम से खबर जाती है, तो ला के स्टोन डस्ट को डाल देते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्टोन डस्ट डल रहा है। उसके वजह और समस्या बढ़ जाती है, काली धूल उड़ने शुरू हो जाती है, उससे स्वास्थ्यगत समस्याएं आ रही, लोगों को दमा एलर्जी की शिकायत हो रही है। आपके माध्यम से मैं जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करता हूं कि कम से कम इतने ही हिस्से को पेचिंग करवा दें। सड़क जब बनेगी तब बनेगी। मुंगेरी लाल के सीन सपने दिखा रहे हैं कि 32 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है लाल कदान से नेहरू चौक तक के लिए। आप बनाते रहिएगा, लेकिन इतने खराब हिस्से को 500 मीटर ही केवल है, इसको कम से कम पेचिंग ही करा दीजिए। आगे और आंदोलन का एक रूपरेखा बनाई जाएगी, व्यापारी और जिम्मेदार नागरिकों को लेकर के यहाँ आगे और तैयार करेंगे आंदोलन को। सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आया है। सोमवार को कुनहेर गार्डन में संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई, जिसमें बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त कर नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो वे धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश भर में करीब 2008 समिति कर्मचारी आंदोलन पर हैं, जिससे सरकार और किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। आज हम यहाँ बिलासपुर संभाग के 8 जिले उपस्थित हुए हैं। सामने में 15 नवंबर को शासन का जो महत्वपूर्ण धान खरीदी कार्य शुरू होने जा रहा है, और शासन की जो गलत नीति है, हम कर्मचारियों का जो सेवा नियम में 50% भर्ती का प्रावधान था, उसको समाप्त कर दिया गया है। नया कैडर प्रबंधक भर्ती कर दी गई है। और 2007 से भाजपा की शासन थी, उन्होंने कंप्यूटराइज किया सोसाइटियों को, और तब से लेकर के 18 साल हो चुका है हम वहाँ कंप्यूटर चलाते आ रहे हैं। और उसी भाजपा की शासन ने अभी वर्तमान खरीदी नीति में 18 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का जो 12 माह का जो पैसा देती थी, कार्य करा करके उसको 6 माह कर दी है। ये तो है उनकी नीति। और हमारा अभी तक विभाग तय नहीं हुआ है। जब हम किसी विभाग के कर्मचारी नहीं है, हमारा कोई सेवा नियम नहीं है, तो उन्होंने अभी का जो खरीद नीति है उसमें ट्रांसफर शब्द का भी उल्लेख किया है। अब ये जो खरीदी नीति है, कैबिनेट स्तर का बैठक है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्तर का जो खरीदी नीति जो बना है, कितना गलत तरीके से हम ऑपरेटरों के पेट में लात मारी है। 12 माह के कार्य को 6 माह की है। हम कड़ी निंदा करते हैं, और उनके इस खरीदी नीति में जो गलत नीति बनाई गई है उसको वो संशोधन करे, विलोपित करे। इसलिए हम समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी अपने अपने संभाग में आंदोलनरत हैं, और तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी जो 4 सूत्री मांग है वो पूरी नहीं होगी। हम धान खरीदी का भी बहिष्कार करते हैं। हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के सभी संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन 3 नवंबर से आज चालू है। और हमारी 4 सूत्री जो मांग है, जिसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध शासन प्रशासन को, सरकार को आवेदन निवेदन किए हैं, उसके बाद आज 3 नवंबर से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन संभाग स्तरीय शुरू हुआ है। अंबिकापुर के सरगवा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड आयोग के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के निवास का घेराव किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वर्षों से कॉलोनी की एक और बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, जिससे असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ गया है और सुरक्षा खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द दीवार निर्माण की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि अनुराग सिंहदेव ने मोबाइल पर आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने विरोध समाप्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के घर के पास अपनी मांगों को रखने के लिए आए हुए हैं, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के द्वारा हमें जब भवन अलॉट किया गया, और हमारे एग्रीमेंट में ही था कि 4 दीवारी रहेगी चारों तरफ से, लेकिन 3 तरफ 4 दीवारी बनाई गई, एक तरफ नहीं बनाई गई है। इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री न होने की वजह से परेशानियां हो रही हैं। वहाँ पे आए दिन देखने को मिलता है असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। बाहरी के लोग आकर के वहाँ पे उत्पात करते हैं, पागल कुत्तों का वहाँ पे घुस जाना, जानवरों का घुस जाना, जिससे कि
हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके चलते मतलब हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। इन परेशानियों से हम तंग आकर के अब अंतिम चरण पे आए हैं कि हमारी मांग पूरी हो, जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंह देव के यहाँ आए थे। अटल विहार सरगवा में कॉलोनी बना हुआ है गृह निर्माण मंडल के द्वारा। वहाँ हम लोग को कॉलोनी वासियों को यह बोल करके गृह निर्माण मंडल ने घर दिया कि चारों तरफ 4 दीवारी बाउंड्री वाल रहेगा, लेकिन 3 तरफ ही बाउंड्री वाल किया और एक तरफ उत्तर तरफ के जो मार्ग है उसमें किसी तरह का कोई बाउंड्री वाल नहीं किया। हम लोग को ज़मीन रजिस्ट्री हुई, हम लोग रहने लगे, बोले शीघ्र होगा। और हम लोग को बहुत सारी उसमें गांव वाले का पीछे अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं। अक्सर आए दिन हम लोग को लड़ाई झगड़ा होता है, असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है। जब भी हम लोग इसके लिए इनसे 3 साल से मांग कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने हाउसिंग बोर्ड का धरना चक्का जाम के लिए किया था, तो उस समय भी हमको गृह निर्माण मंडल ने और जिला प्रशासन ने यह लिखित में दिया था कि 1 से 1.5 माह के अंदर आपके बाउंड्री वाल का निर्माण होगा, लेकिन उसके अभी 1 साल हो गया, उसके बावजूद किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हुआ है। हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, विभाग से बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि होगा। अंततः हम लोग मजबूर हो करके यह धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होकर के यहाँ कर रहे हैं। तखतपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी मिथुन मेहर और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गौरी कार्यक्रम से लौटने के बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में पत्नी को मार डाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जूनापारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ ग्राम में एक महिला की बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। वहां पर पहुंच करके जब पूछताछ की गई तो पता चला कि पति जो है मिथुन मेहर और मृतिका पत्नी दोनों गौरी का कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे। देर रात में वहां से लौटे, उसके बाद दोनों के बीच रात्रि में झगड़ा हुआ था। झगड़ा के दौरान जो है पति ने पत्नी को धक्का दिया और वहां पड़े एक नेवार रस्सी से भी उसके गले में दबाने की कोशिश की, जिसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना जो है मिली, तत्काल पुलिस की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पीएम कराया गया है। घटना की प्राथमिक जांच में हत्या का मामला सामने आने से हमने बीएनएस की धाराओं के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेकर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।